अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक गारंटी की नीड क्यों पड़ रही है। इसलिए पड़ रही है क्योंकि सब लोग कंपनी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए बैंक का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है। अब क्योंकि मैं अभी बैंक में काम करता हूँ तो बहुत सारी बैंक गारंटीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए या अदरवाइज भी दी जाती है, ताकि थर्ड पार्टी को विश्वास हो कि अगर ये व्यक्ति पैसा नहीं देगा तो बैंक देगा। सर बैंक जो है इसको क्यों गारंटी देगा इस कंपनी को? बैंक इसलिए गारंटी देगा क्योंकि बैंक को बदले में कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, फीस मिलेगी, कमीशन मिलेगी। तो इसलिए बैंक गारंटी देता है क्योंकि उससे उसकी अर्निंग होती है। और गारंटी देने से पहले डेफिनेटली वो चेक कर लेते हैं कि इस व्यक्ति की जो है सिक्योरिटी वगैरह जो है हम ले लें उतने पर्टिकुलर अमाउंट की, ताकि अगर इन केस ये हमें डिफ़ॉल्ट करे तो फिर हम उसकी सिक्योरिटी बेचकर अपना पैसा रिकवर कर लें। तो बैंक जो है ऐसे काम करते हैं, और हमें भी वैसे ही करना पड़ता है। यानी कि जो अच्छी कंपनीज है उनको पैसा देना पड़ता है ताकि इंटरेस्ट इनकम से हम पैसा कमा पाएँ। और अगर कंपनी डूबने लगती है तो उसको धमका कर, उसके एसेट को बेच कर उसका धंधा बंद करवाना पड़ता है कि भाई या तो और पैसे ला, खुद लगा, इक्विटी से कमा, लिस्ट कर अपने शेयर्स को, या फिर कंपनी भाई तू ख़त्म कर, कंपनी को जो भी तेरा एसेट वैसेट है बेच के जो है भाई पैसा चुका। अब ये दोनों चीज़ें करनी पड़ती है, प्यार मोहब्बत का काम भी करना पड़ता है और धमकाने वाला काम भी करना पड़ता है। ऐसे बैंकों का काम होता है, तो मैं कर रहा हूँ तो मुझे पता है भैया। बहुत ज़्यादा अमाउंट के लोन होते हैं, जितनी कंपनी का टर्नओवर नहीं उससे ज़्यादा अमाउंट की हम लोन देते हैं। बट खैर आगे बात करते हैं। अवेलमेंट ऑफ 4 बैंक गारंटीज, 4 बैंक गारंटीज ली, और क्यों लिए इन्होंने आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो है इन्होंने 65 लाख रुपीज़ की लिए टोटल में। तो अगर टोटल करूँगा इन सब का 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख और 25-25, 50 लाख होते हैं, तो 65 लाख बन रहे हैं। ये बैंक गारंटी जो है ये डिप्यूटी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज को दे रहे हैं। सर ये इनको बैंक गारंटी क्यों दे रहे हैं? ऑन सच सिक्योरिटी एंड सच अदर टर्म्स एज म्यूचुअली एग्रीड। देखा, सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी आपको, पर ये गारंटी जो है डिप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज को क्यों दे रहे हैं? उस टाइम जीएसटी नहीं आया था, जीएसटी तो बाद में आया है। पहले कंपनीज एक्ट 2013 आया था और उसके बाद जीएसटी आया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उस टाइम डिप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज होते थे, इसलिए इनको बैंक गारंटी दे रहे हैं। क्योंकि इतने अमाउंट की जो है कुछ डिमांड वगैरह इन्होंने निकाली होगी जिसके अगेंस्ट कंपनी जाना चाहती होगी। तो कहेंगे भैया पहले बैंक गारंटी दे दो, तुम नहीं दे पाए तो तुम्हारे बैंक लिख कर दे रहे हैं कि वो देगा, और उसके बाद आओ तुम्हारी कार्रवाई करते हैं, सुनवाई करते हैं। तो हर चीज़ के एक प्रॉपर मैकेनिज्म होते हैं। अब क्योंकि मुझे पता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ रीड करके नहीं बता रहा, मैं उसके लॉजिक्स और उसके पीछे की कहानी और उसके पीछे के प्रोविजंस सारी चीज़ बता रहा हूँ, तभी एक प्रैक्टिकल कोर्स है। समझ रहे हैं? बहुत जगह पर मैं देखता हूँ थ्योरी पढ़ाई जाती है बट उसके पीछे के लॉजिक्स नहीं दिए जाते हैं, या फिर एक्चुअली में वर्क पेपर नहीं दिखाए जाते। यहाँ वर्क पेपर दिखाए जाएंगे, कुछ हद तक आपको डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाएंगे। जैसे किसी पार्टी से कुछ खरीदा तो वो डॉक्यूमेंट होगा तो आपको दिखाया जाएगा कि अच्छा ऐसे परचेज इन्वॉइस होता है या सेल्स इन्वॉइस ऐसे बनता है। पर जो मिनट्स हैं वो बहुत ही टॉप लेवल कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है, और उसको मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता क्योंकि वो पीडीएफ फॉर्म में है। इसके लिए मैं उसके आपको मिनट्स दिखा रहा हूँ, यानी सेम चीज़ें एक्सेल में लिखी हुई है और वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ नाम मॉडिफाई करके। यहाँ जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक्सेप्ट करा है, रेटिफाई करी है सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूटेड बाय द कंपनी विद द बैंक। होता क्या है कि ड्यूरिंग द ईयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी ना किसी को अथॉरिटी देते हैं, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे वो और कुछ लोग हों, कि भैया आप कंपनी के बिहाफ पे साइन कर सकते हैं, चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसने ड्यूरेशन में, अपनी ड्यूरेशन में कुछ भी चीज़ एग्जीक्यूट करी कंपनी के बिहाफ पे, तो वो सारी चीज़ें बोर्ड में प्रेजेंट होती है कि भैया इतने की गारंटी दी गई है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, जिसमें सभी डायरेक्टर्स होंगे एक तरह से, कुछ एबसेंट है जरूर बट बाकी जितने भी आए हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, हम मानते हैं, हम समझते हैं कि आपने हमारे नोटिस में रखा कि हमने जो आपको अथॉरिटी दी थी साइन करने की, उसमें आपने ये चीज़ें एग्जीक्यूट करी है। एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, बिकॉज या तो स्टैट्यूटरी लॉस का कुछ हो, टैक्स ड्यूज वगैरह हो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ये कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर करे दैट इज़ इंपॉर्टेंट, कंपनी में कोई पेनल्टी लगे दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ऑडिटर अपॉइंट करने या कुछ और चीज़ें करनी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सारी चीज़ें जो है बोर्ड रेजोल्यूशन का पार्ट बनती है, आप यहाँ देख सकते हैं। और इससे आपको कंपनी की फंक्शनिंग का पता लग रहा है कि अच्छा यार 65 लाख रुपए का कुछ तो हुआ होगा कंपनी में जिसके लिए बैंक गारंटी देनी पड़ी है। क्योंकि यहाँ पर कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज आ रहा है, तो आप इसको नोट डाउन करके रख लेंगे, इसकी आर&डी करेंगे, उसके प्रूफ्स लेंगे, कहानी को समझेंगे, तो बिजनेस के बारे में और नॉलेज बढ़ेगी आपकी। अब यहाँ देख सकते हो कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन जो है सर्टिफाइड बाय एनी वन ऑफ द डायरेक्टर या सेक्रेटरी बी फॉरवर्डेड टू द बैंक फॉर देयर रिकॉर्ड। ये लाइन क्यों लिखी है यहाँ पे? देखिए होता क्या है कि बैंक को क्या पता कि भाई जो भी व्यक्ति उनको साइन कर कर दे रहा है वो ऑथराइज्ड है, बैंक को कैसे पता लगेगा? मुझे एक किसी ने रिक्वेस्ट लेटर भेजा कि भाई तुम एक काम करो बैंक गारंटी दे दो, उसका रिक्वेजिशन लेटर मेरे पास आया, उस पर साइन करे हुए हैं। नाउ हाउ डू आई नो कि ये व्यक्ति जो है ऑथराइज्ड है, कंपनी ने इसको ऑथराइज करा हुआ है? तो उसके लिए मैं उसके बोर्ड मीटिंग के जो है मिनट्स मंगाऊंगा, जो कि सब लोगों ने जो है उसमें प्रेजेंट हुए होंगे, डायरेक्टर्स के सामने ये प्रपोजल रखा गया होगा, उन्होंने अप्रूव किया होगा उस व्यक्ति को साइन करने के लिए, और फिर उस व्यक्ति ने साइन किया होगा। तो ये सब चीज़ मेरे पास आएगी,
ये बैंकिंग रिकॉर्ड्स में आएगी, तो फिर मैं उसके साइन करे हुए लेटर को मानूंगा कि हाँ भैया ये बंदा ऑथराइज्ड है। तो ये सारी चीज़ चेक करनी होती है। हाँ जी मैं करता हूँ, बिल्कुल चेक करता हूँ। तो मैं ऑडिटर के हिसाब से भी देख चुका, मैं कंपनी में अपना चलाकर भी देख चुका, मैं बैंक में प्रोफेशनल बनकर, बैंकिंग प्रोफेशनल बनकर भी देख चुका कि भैया बैंक को तो मुझे उसके नज़रिए से काम करना है, सीईओ हूँ तो उसके नज़रिए से काम करना है खुद के स्टार्टअप में, या स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूँ तो उसके नज़रिए से काम करना है, इंटरनल ऑडिटर हूँ तो उसके नज़रिए से काम करना है। तो भैया जिस भी पोजीशन में जाता हूँ, इतनी सारी प्रोफाइल में काम किया है, तो उसके नज़रिए से काम करना पड़ता है, बाकी चीज़ें भाड़ में गई। उन्होंने साइन करा ही होगा, जैसे यहाँ लिख रखा है कि एनी वन ऑफ द डायरेक्टर या सेक्रेटरी साइन कर सकता है, कोई भी लेटर जो बैंक से रिक्वेस्ट करनी है कोई भी इनका डायरेक्टर साइन कर सकता है। और लिस्ट ऑफ डायरेक्टर तो डेफिनेटली वो तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में अपडेटेड होती है, वहाँ से कोई भी देख सकता है। सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी का मतलब कंपनी सेक्रेटरी भी साइन कर सकता है, और बैंक को फॉरवर्ड करेगा तो बैंक को वो मानना पड़ेगा कि कंपनी के ऑथराइज्ड बंदे ने ही साइन कर भेजा है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे कि भैया कैलाश कपूर को हम क्यों ऑथराइज कर रहे हैं वेरियस डिपार्टमेंट के लिए, तो कैलाश कपूर जो है वो CFO अपॉइंट हुए थे। अगर कोई नया व्यक्ति आता है तो बोर्ड रेजोल्यूशन के माध्यम से सभी बोर्ड्स के जो मेंबर हैं वो उस नए व्यक्ति को, अगर वो टॉप पोजीशन का बंदा है और उसके साइन अलाउ करने हैं, तो उसको पहले अप्रूव करेंगे कि भैया इन जगहों पर इन एक्ट के तहत तुम्हें जहाँ भी पेपर पे साइन करना पड़े तुम भी साइन कर सकते हो। तो ये पहले बोर्ड मेंबर्स ऑथराइज कर रहे हैं, राइट। शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बंदों को ऑथराइज कर रहे हैं कि भाई सब नहीं आ सकते तो तुम ये सब चीज़ें करो कंपनी के लिए, या CFO वगैरह को ऑथराइज कर रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर को ऑथराइज कर रहे हैं, सभी मिलकर कि तुम करो। तो उसको पावर दी गई है ताकि आगे वो जब साइन करेगा तो उसको वैलिड माना जाएगा क्योंकि बोर्ड में पास हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं ऑथराइजेशन ऑफ मिस्टर कैलाश इन HDFC बैंक अकाउंट। अब किसी बैंक अकाउंट में किसी के साइन की मान्यता देनी है, किसी के भी साइन को मान्यता देनी है, तो पहले बोर्ड रेजोल्यूशन से उसको अप्रूव करना पड़ेगा। उसमें प्रॉपर लिखा होगा कि कौन से अकाउंट नंबर के लिए हम इसको ऑथराइजेशन दे रहे हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं लिख भी रखा है बोर्ड रेजोल्यूशन में, क्योंकि उसके मिनट्स की ब्रीफिंग है ये, कि फॉलोइंग पर्सन शुड साइन जॉइंटली ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। यानी कि ये नहीं है कि कंपनी के बैंक अकाउंट से कुछ ट्रांजेक्शन करनी है तो कोई एक व्यक्ति के साइन से काम चलेगा, जी नहीं, ये सभी व्यक्तियों के साइन चलेंगे। फॉलोइंग पर्सन शुड साइन जॉइंटली लिखा हुआ है कि कंपनी नहीं कर सकती साइन, क्योंकि कंपनी तो नॉन लिविंग है। तो भैया ये जो प्रकाश रावत हैं ये हो गए आपके मैनेजिंग डायरेक्टर, अदिति महेंद्रू है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट थी वहाँ पे, और एक तरह से कह सकते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की हेड थी। ये विशाल गर्ग जो होगा ये ह्यूमन रिसोर्स में हेड थे। आकाश कुमार गुप्ता जो है ये फाइनेंस हेड के नीचे काम करते थे, और कैलाश कुमार जो कपूर हैं ये एक तरह से जो है CFO अपॉइंट होकर आए थे। तो इन सभी के साइन लगे होंगे ना, तब जाकर जो है काम बनेगा, बैंक जो है उसको एक्सेप्ट करेगा। तो बैंक के पास रेजोल्यूशन है, अब जैसे ही मेरे पास कुछ चीज़ आई साइन होकर कि मुझे एग्जीक्यूट करनी है, तो हमारी जो टीम है वो सबसे पहले चेक करेगी कि रेजोल्यूशन में इन सब के नाम हैं, वो चेक करेगी हाँ भाई इन सब के नाम हैं, इन उन लोगों ने ही साइन करे हैं, तो उसको जो है आगे एग्जीक्यूट किया जाएगा। प्लस ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल भी ली जाती है कि आपका KYC होगा और ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल ली जाएगी। ये मैं आपको बैंकिंग फंक्शन बता रहा हूँ, हालांकि स्टैट ऑडिट का पार्ट नहीं है, क्योंकि मैं बैंक में काम करता हूँ तो मुझे पता है कि ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं। तो इसके लिए जो है ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल, उसका KYC होगा, ताकि हमें पता रहे कि इस व्यक्ति के ये साइन है जो इसने कर दिए थे सामने, उसकी हार्ड कॉपी पड़ी है। तो जब इसका कोई नेक्स्ट सर्टिफिकेट आएगा, चेक आएगा, कुछ भी आएगा, तो उस पर जो साइन होंगे उससे हम मैच कर सकते हैं कि अच्छा ये साइन इसने पहले दिए थे, ये अभी इसके साइन है, मैच होते हैं, तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, उस ट्रांजेक्शन को हम एग्जीक्यूट करेंगे। नहीं तो कोई भी बंदा फेक साइन कर दे देगा और बैंक उसे एग्जीक्यूट कर लेगा। द आंसर इज नो। प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, मल्टीपल लेवल चेक लगे होते हैं, काम मैनुअल होता है, जी हाँ काम तो सारा मैनुअल होता है। आपको लगता है भैया बैंक ऑटोमेटिक काम करते हैं, जी नहीं, आपका डेफिनेटली जो नेट बैंकिंग से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, UPI से कर रहे हैं, बहुत सारे कस्टमर्स है रिटेल बैंकिंग के, वो तो ऑटोमेट हो सकता है। बट जब कॉर्पोरेट लेवल का काम आता है जिसमें ऑथराइजेशन वगैरह, बोर्ड रेजोल्यूशन वगैरह, कंपनी की नॉलेज होना, और हज़ारों करोड़ों के लोन होते हैं, बताना नहीं चाहिए बट थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, हज़ारों करोड़ों के लोन होते हैं और वो रियलिटी में पैसा होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है उसमें मैनुअल इंटरवेंशन लगता है, काफ़ी चीज़ें चेक होती है, ठीक है ना। अब यहाँ देख सकते हो कि आप इस व्यक्ति को, कैलाश कपूर को, SBI के लिए भी ऑथराइज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मन में शक जगना चाहिए ये कैलाश कपूर कौन व्यक्ति है जिसको इतना ऑथराइजेशन मिल रहा है। तो यहाँ से आपको बिजनेस के बारे में पता लगेगा, अच्छा ये तो CFO पॉइंट हुए हैं, जो कि अभी नहीं होगा, पर अगर आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे मैनेजमेंट से तो पता लगेगा अच्छा ये CFO पॉइंट होकर आए हैं, इनको इन बैंक का ऑथराइजेशन दिया गया है, राइट। इनको जो है आप देख सकते हो JP मॉर्गन चेस बैंक का भी ऑथराइजेशन दिया गया, और भी कुछ बैंक है उन सभी में इनको ऑथराइजेशन दिया गया है। प्लस फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन में एग्जीक्यूट करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ बैंक का नाम आना बहुत ज़रूरी है कि भैया हम इसको इस बैंक के इस अकाउंट के लिए या इस पर्टिकुलर बैंक के लिए ऑथराइजेशन दे रहे हैं। कंपनी के जो है 4 बैंकों में अकाउंट हो सकते हैं,
और हमें एक व्यक्ति को हो सकता है कि एक कंपनी का बड़ा कोर अकाउंट है जिसमें बहुत ज़्यादा करोड़ों का फंड रहता है, उसके लिए हमने सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर को अप्रूवल दी है, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कि भैया ये व्यक्ति साइन कर सकता है इस अकाउंट के लिए कुछ भी, इससे विड्रॉ करना है। तो बाकी जो जगह है उसमें कुछ करंट अकाउंट बने हुए हैं, कुछ और कैश क्रेडिट अकाउंट बने हुए हैं, तो उसके लिए किसी और व्यक्ति को भी ऑथराइज कर दिया है कि भैया फाइनेंस हेड है या फिर जो CFO है वो भी साइन कर सकते हैं, और जॉइंटली साइन होगा, एक का नहीं जाएगा। तो कई सारे उसमें जो है सिग्नेचर लगे होते हैं, 4-5 सिग्नेचर लगे होते हैं, फिर जाकर वो चीज़ पास होती है। तो यहाँ पर इनको जो ऑथराइजेशन दिया गया है वो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन के लिए एक्सिस बैंक के लिए दिया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इनको ऑथराइज करा कि भैया कोई भी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन में एंटर करना है तो ये कर सकते हैं, ठीक है ना। और कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होगी भैया, USD INR, यूरो INR और USD यूरो। वाई? क्योंकि यहाँ से आपको पता लगना चाहिए कंपनी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका लिंक है बाहर से, जिससे फॉरेन पेमेंट आती होगी, फॉरेन एक्सचेंज आते होंगे या जाते होंगे, कुछ ना कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कंपनी करती होगी, तभी वो ये ट्रांजेक्शन में एंटर कर रही है, नहीं तो किसी को क्या शौक पड़ा है। तो यहाँ से आपको बिजनेस के बारे में हिंट मिले जा रहे हैं कि कंपनी ऐसा ऐसा चीज़ करना चाहती है, और स्टार्टिंग में तो बिजनेस के बारे में आप समझ ही चुके हैं। यहाँ भी उन्हें फॉरेन करेंसी अकाउंट के लिए ऑथराइजेशन मिल रहा है, टैक्स ऑडिटर को वो अपॉइंट कर रहे हैं। अच्छा भैया ये टैक्स ऑडिटर आए, तो टैक्स ऑडिटर के लिए आपको AGM में तो डिसाइड नहीं करना पड़ता, AGM में तो स्टैट ऑडिटर डिसाइड होते हैं, पर इंटरनल ऑडिटर है, टैक्स ऑडिटर है, या ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिटर है, या किसी को आप कंप्लाइंस के लिए किसी फर्म को अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो सारे प्रपोजल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रखे जाते हैं, BOD की मीटिंग में रखे जाते हैं। इनका एक जो है ना EFC अकाउंट भी था USD का, आप देख सकते हो यहाँ JP मॉर्गन के साथ, इसे क्लोज कराना चाहते हैं। ये अकाउंट ऐसा होता है कि जिसमें अगर आपने USD में पैसा रखा है तो एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन नहीं होगा, USD में ही पैसा रहेगा। जैसे कि हो गया $5000, तो $5000 ही पड़ा है, अब डॉलर रुपी चेंज हो रहा है, बट वो $5000 ही है, $10,000 ही है, उसके वो चार्जेस लगते हैं, बट आप अपने पैसे को उस पर्टिकुलर करेंसी में रख सकते हैं। एंड रिटायरमेंट एंड रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, आप यहाँ से देख सकते हैं कि मोटा मोटा खर्चा जो फिक्स्ड एसेट का था, ओरिजिनल वैल्यू यानी ग्रॉस ब्लॉक का, वो 343 मिलियन से यानी कि 34 करोड़ से 30 करोड़ कर दिया गया है, यानी कि 4 करोड़ कम किया गया रिवैल्यूएशन कर। दैट मीन्स कि रिवैल्यूएशन हुआ है फिक्स्ड एसेट का, 4 करोड़ से टोटल अमाउंट है, हर एसेट में कुछ ना कुछ रिवैल्यूएशन हुआ होगा जिसका फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में आपको दिखाऊंगा। और 140 मिलियन यानी कि 14 करोड़ का करीब करीब जो है फिक्स्ड एसेट रजिस्टर से एसेट्स को हटा दिया है। क्यों? क्योंकि जिसका ग्रॉस ब्लॉक था 14 करोड़ का, वो इतने ऑब्सोलीट हो गए, पुराने हो गए, यूजलेस हो गए, तो ग्रॉस ब्लॉक तो आ ही रहा है, डेप्रिसिएशन माइनस कर नेट वैल्यू आ ही रही है, हम उसे फिक्स्ड एसेट रजिस्टर से ग्रॉस वैल्यू को हटा रहे हैं, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर से हम उसको हटा रहे हैं क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो गए हैं, और डेफिनेटली उनकी नेट वैल्यू को भी जीरो कर देंगे अगर नहीं हुई होगी कि भैया ये खत्म हो गया है, इसका कुछ भी नहीं बचा है, P&L में डालकर इसको खत्म करो अगर कुछ वैल्यू आ रही है तो, बिकॉज दीज एसेट्स नाउ बिकम ऑब्सोलीट। ये आपने देखा कि पहले बोर्ड मीटिंग में इतनी सारी चीज़ें हुई है, इससे आप देखो बिजनेस के बारे में आपको कितनी चीज़ें पता लग गई। आपने पूरा रेजोल्यूशन उठाए, मिनट्स उठाए, कुछ MC में फाइल होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रेजोल्यूशन, हो सकता है पूरा आपको मिल जाए, या मिनट्स ऑफ द मीटिंग मिल जाए, वो तो फाइल होते हैं, तो आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है वो मंगवा सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी से, या वहाँ पे जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट या कंप्लायंस डिपार्टमेंट होगा कि भैया पहले बोर्ड मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो मुझे भेज दीजिए। उसको पढ़कर आप कितनी चीज़ें समझ सकते हैं कि ये कंपनी ने पूरे साल में क्या क्या किया होगा। आज जो है मैंने आपको सिर्फ पहली मीटिंग बताया, नेक्स्ट के वीडियो में आपको बाकी मीटिंग्स के बारे में बताऊंगा, और अगले 2 सेशन में, या अगर 3 हुए तो 3 में हम बोर्ड मीटिंग के वर्क पेपर को समझेंगे, और उसके बाद जो है मैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको दिखाऊंगा। फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनी है, कैसे बनी है, प्रॉपर लिंकिंग कर कैसे बनती है, उसके लिए मेरा MS एक्सेल का कोर्स आ रहा है लर्नजब पर। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स में 5 से ज़्यादा केस स्टडीज़ हैं, और पूरा एक्सेल स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया गया है, और सर्टिफिकेशन एंड में दिया जाएगा जब आप पूरा कर हमें हमारे पास आएंगे कि हमें सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो भी इशू होगा। तो वो कोर्स से क्या होगा कि आपको पूरी बैलेंस शीट बनानी आ जाएगी, एक्सेल पर कमांड आ जाएगी, ऑडिट में जो चीज़ें चाहिए होती है एक्सेल की वो सब आ जाएगी, और बेस्ड ऑन दैट हम रियल डेटा पे जब आपको चीज़ें दिखाएंगे तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे कि हाँ यार मुझे समझ में आ रही है। तो आप वो ज़रूर लीजिएगा, उसको कंप्लीट करिएगा, हार्डली 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में कंप्लीट हो सकता है अगर रोज़ का आप आधा घंटा निकालते हैं, और उससे आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू एडिशन होगा अगर आप उसको सीरियसली खुद से भी प्रैक्टिस करते हैं डाउनलोड करके, कि भैया एक एक्सेल की फाइल डाउनलोड करी और जो चीज़ मैंने करी है उस कोर्स में वही आप कर रहे हैं, तो उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसको कंटिन्यू करेंगे और इसको पूरे को ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें मैं आपको गो थ्रू कराऊँ, ताकि एक कंपनी के बारे में समझ बन जाए। और कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया कि हम मिनट्स की स्टडी कर रहे हैं, उसके ब्रीफिंग बना रहे हैं, एक वर्क पेपर बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इससे कंपनी लोग के कंप्लाइंस चेक होते हैं, तो वो तो हम कर ही रहे हैं, राइट। बट पहले इसलिए कर रहे हैं ताकि एक ओवरऑल व्यू क्रिएट हो जाए, रादर देन गोइंग डीप इनटू द ट्रांजेक्शंस। तो आने वाले वीडियो में और वर्क पेपर दिखाऊंगा, कैसे ट्रांजेक्शन्स की ऑडिट करी गई है, क्या क्या चीज़ें देखी गई है, वो सब आपको दिखाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड डू शेयर द कोर्स विथ योर फ्रेंड्स,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइस बढ़ने से पहले इसका बेनिफिट उठा पाएँ। चलिए फिर, टाटा एंड बाय बाय।